हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स नोवा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। बेटा, इस चैप्टर का नाम है आपका सेट्स और इस चैप्टर को देखेंगे हम उसकी डेफिनेशन से, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसके डायग्राम्स एसेट्रा एसेट्रा। तो आइए इस पूरे ब्यूटीफुल से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आइए शुरू करते हैं। बेटा, इस लेक्चर में सबसे पहले आप यही पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के नेम का मीन एंड इसकी डेफिनेशन क्या प्रेजेंट करता है। बेटा, आज तक आप क्लास 10 तक सिर्फ ग्रुप के बारे में पढ़ के आए हैं कि ग्रुप क्या होता है, कि उसमें एक से ज्यादा अगर लोग एक जगह हो जाते हैं तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। पर आप जैसे ही क्लास 11th में आए तो आपको एक टर्म मिलता है, क्या? सेट। तो बेटा, सेट और ग्रुप में क्या डिफरेंस है, आज उसको भी देखेंगे हम। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास अल्फाबेट्स हैं, ठीक है? कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स। वो एक ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाइड इजीली तरीके से कर सकता है। पर अगर मैं वहीं पर पूछूं कि क्या वो सेट की डेफिनेशन को भी फॉलो करेगा, तो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या वो एक कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्या वो पर्सन टू पर्सन तो चेंज नहीं हो रहा, क्या वो आपके लिए और मेरे लिए इक्वल है। तो बेटा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं A to Z जितने हमारे अल्फाबेट्स रहते हैं वो 26, हम उनको इसी तरीके से काउंट कर सकते हैं और वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते। तो ऐसा ही कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो टर्म्स हमारे या जो ग्रुप्स हमारे वेल डिफाइंड फंक्शन को फॉलो करेंगे वही सेट की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो बेटा, इस बोर्ड पर, इस स्लाइड पर भी यही लिखा हुआ है कि सेट्स आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे वाले प्रेजेंट रहे और वो उस वेल डिफाइंड कंडीशन को अगर फॉलो करेंगे तो सेट की कंडीशन को भी इजीली फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। बेटा, मान लीजिए आपके पास ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉबल्स है हमारे पास। क्या है ये? 5 वॉबल्स। क्या आप मुझे इजीली नहीं बता सकते कि मैम ये 5 ही होते हैं ना, काउंट कर सकते हैं 5 होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन भी चेंज नहीं होते। तो ये क्या, किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? ये वेल डिफाइंड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। किसको? वेल डिफाइंड कंडीशन को। ठीक है, बिलोंग्स टू वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, ध्यान रखना, 2 ही चीजें ध्यान रखनी है आपको इस डेफिनेशन में। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैम, जो सेट्स आता है उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? मतलब अगर हम एक ग्रुप को देखते हैं तो ग्रुप में भी हम एक ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, है ना? हम अपने नेम को अगर प्रेजेंट करते हैं लिख कर तो उसमें फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल रहता है। तो एज इट इज सेट में भी बेटा, फर्स्ट पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि सेट को आपको कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करना है। किससे प्रेजेंट करोगे? कैपिटल लेटर से। ओके, लेटर से प्रेजेंट करोगे। लाइक ए, बी, कहां तक? एक्स, वाई, जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो आप। ठीक है मैम, जो सेट्स के अंदर आप कह रहे हो कि ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और तो ये किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? तो ध्यान रखें बेटा, इनको हम स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक ए, बी, सी। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? ओके मैम, ये आपको 2 चीजें बेसिक हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब आपने सेट को ये प्रेजेंट किया कि हम सेट की डेफिनेशन मैम ये हो गई। अब देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम अपने आप को रिप्रेजेंट कितने मेथड से कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है, पर सेट को हम सिर्फ 2 मेथड से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या, फर्स्ट क्या हो गया हमारा? रोस्टर मेथड। फर्स्ट कौन सा है? रोस्टर, जिसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म्स। ठीक है, आप उस नाम से भी देख सकते हो। और सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म्स। ठीक है, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एग्जांपल में मैंने इजी एग्जांपल लिया था बेटा वॉवेल्स का, ए, ई, आई,
O और U, ये 5 वॉबल्स हैं। ओके मैम, ठीक है। अगर हम सेट में ब्रेशेस को यूज करते हैं, किसको? ब्रेशेस को। आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे इसको? करली ब्रैकेट। आप करली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। अगर हम इन एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर और कोमा से डिफरेंशिएट कर कर लिखे, पहले आप क्या लिखेंगे? करली ब्रैकेट। ओके, एक एलिमेंट लिखा ए, कोमा से अलग करा उसको ई के साथ, तो ए, ई, आई, ओ और यू। तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास? एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करा अभी हमने, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? तो कहेंगे बिलोंग करते हैं ये सारे वॉवेल्स को, तो इनके सेट को प्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर वी से। ओके, समझ आ गया? तो बेटा ये जो फॉर्म बनी है, इस फॉर्म को कहेंगे रोस्टर फॉर्म। किसको कहेंगे? रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है आपकी? रोस्टर फॉर्म, यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बेटा? आप इसमें आपको ना एक फ्रेम मिलता है, वो फ्रेम क्या है? फ्रेम देखो पहले, रोस्टेड फॉर्म के लिए तो वर्क रहेगा ये। अब सेट बिल्डर के लिए आपको कोई भी कैपिटल लेटर से आप बिलोंग करवाओगे सेट को, ठीक है मैम। और आपके पास ब्रशेस भी होंगे, ओके मैम, ये तो कॉमन ही हो गया रोस्टर के जैसा। पर यहाँ पर एक्स कॉलन या फिर ये बिलोंग करता है बेटा सच दैट को। किसका साइन होता है ये? सच दैट, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। और फिर बेटा यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे हम। वो क्या मतलब है कि एक्स कॉलन एक्स, यहाँ पर आप उस सेट की क्वालिटी को, उसके एडजेक्टिव को यहाँ डिफाइन करोगे कि वो है क्या। अब एक बात बताइए, ए, ई, आई, ओ, यू ऑल आर वॉबल्स, तो आपको सिर्फ यही लाइन लिखनी है। क्या लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स ऑल आर वॉबल्स, ऑल आर वॉबल्स। बस बेटा ये क्या फॉर्म हो गई आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब हम कुछ बेस्ट एग्जाम्पल के साथ इस चीज को और क्लियरिटी देते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आया है वो आया है, हमारे पास एक इक्वेशन आई है बेटा। एक एग्जाम्पल करेंगे हम अपने इन दो कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़े उनको क्लैरिटी देने के लिए। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है मैम? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो हमने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है। इन रोस्टर फॉर्म, तो बेटा रोस्टर क्या है? एक सेट को प्रेजेंट करने का मेथड। सेट को कैसे प्रेजेंट करेंगे हम, वो मेथड, ठीक है बेटा। इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाते हैं, वो लगाइए आप। तो क्या करेंगे आप? इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 2 के ऐसे पेयर के प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? प्लस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2। तो आप कहेंगे मैम प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज दैट x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 2, और बेटा यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 साथ में हो जाएगा और इन दोनों में से एक लिख लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं हर एक टर्म को x माइनस 1 को और x प्लस 2 को जो फैक्टर्स आए हैं 0 से कंपेयर करूंगी तो कितना आ जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो बेटा x की जो दो वैल्यू आई हैं, एक तो क्या आई है आपके पास? x की वैल्यू आई है, x किसको बिलोंग कर रहा है? एक तो 1 को बिलोंग कर रहा है और माइनस 2 को बिलोंग कर रहा है। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है? जो भी एलिमेंट्स आए हैं वो कौन सी फॉर्म में लिखे जाएंगे? सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में ये तो 2 अल्फाबेट है और एक तो पॉजिटिव हमारे पास टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है। तो क्या मैं इनको इंटीजर कह सकती हूँ? यस मैम। तो इंटीजर का साइन लगाएंगे z और वो किस में? इक्वल्स टू यहाँ पे 1 कोमा माइनस 2। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये फॉर्म हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। क्लियर हो गया? इजी था ना? ऐसे ही क्वेश्चंस हैं पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, उनको भी सॉल्व करेंगे हम इजी मेथड से। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। यस मैम, 100% क्लियरिटी आ गई।
ओके, नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। राइट द सेट ऑफ x कॉलन x, या बेटा देखो फॉर्म x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, x किसको बिलोंग करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स को। कितने टाइप के इंटीजर होते हैं, 3 टाइप के मैम, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो इसमें सिर्फ हमें कौन से लेना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, z के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, एंड हमारे पास जो भी टर्म होगी ना एक्स स्क्वायर की, वो छोटी आनी चाहिए 40 के साथ। तो और उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। अब अगर आप मुझे देखना चाहें तो बता सकते हैं ना ये फॉर्म कौन सी लिखी हुई है, ये फॉर्म है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, किसमें चेंज करना है, रोस्टर में चेंज करना है। ओके, पहले तो देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे। अब वो पॉजिटिव इंटीजर कैसे होने चाहिए, एक्स की वैल्यू अगर हम रखेंगे पॉजिटिव 1 रखें, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन 40 में रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज लेस देन 40। यस मैम, ट्रू, ये तो ट्रू आ गया। ठीक है, फिर x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेस देन 40, तो ये भी क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और 4 इज लेस देन 40, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू अगर 3 रखते हो तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, 3 का स्क्वायर इज लेस देन 40, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इज लेस देन 40, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, 4 का स्क्वायर इज लेस देन, क्या 40 होता है 4 का स्क्वायर, यस मैम ट्रू, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, क्या होता है 16, तो आपकी ये बात भी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू अगर आप 5 रखें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेस देन 40, ये भी बात ट्रू हो गई क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। ओके, नेक्स्ट टर्म इज x इज इक्वल्स टू 6, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 एंड 6 का स्क्वायर इज लेस देन 40, तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब आप एक बात बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे मैम 49, और 49 ग्रेटर देन होता है 40 से, तो हम वो टर्म नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से नंबर्स आए बेटा, तो आप कहेंगे मैम हमारे पास एक सेट फॉर्म बनती है जिसको हम बोल रहे हैं, मैं पेन चेंज करके बताती हूँ बेटा आपको, देखो यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपके पास कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी मैम हमारे पास z एक पॉजिटिव, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट बनता है रोस्टर फॉर्म में, जिसमें हमारे पास 1 to 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और यही आपका क्या है आंसर। समझ में आ गया, हमने क्या करा, पहले तो हम पॉजिटिव इंटीजर लिए यहाँ पर साथ में, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड करके दिखाई कि वो लेस आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया है। ठीक है, आगे बढ़े, अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बेटा आपने अब जो 2 क्वेश्चंस देखे थे वो रोस्टर फॉर्म पे देखे थे, अब ये वाला जो क्वेश्चन है हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखेंगे, सेट बिल्डर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको एक सेट गिवन है फर्स्टली, ठीक है, और उसमें कितने एलिमेंट्स गिवन है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, क्योंकि आपके लास्ट का टर्म आपको पता ही नहीं है, डैश डैश लिखा हुआ है, और इस फॉर्म को आपको किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर में। तो बेटा अब एक बात नोटिस करी आपने कि मैम जो फर्स्ट है अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, या 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ओके, समझ आ गया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म मिल गया। ठीक है, अब अगर ऊपर वाले नंबर्स को अगर हम देखें तो वो नंबर्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब
अगर हम देखते हैं तो n बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर के सेट को। ठीक है मैम, जो सेकंड वाला हमने क्रिएट करा है उसको देखकर तो हमें उससे पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म भी हो सकती है। क्या हो सकती है, एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म। तो अगर हमें सेट बिल्डर में लिखना होगा तो हमें दोनों एडजेक्टिव्स को लिखना है, दोनों क्वालिटीज को लिखेंगे इसकी। तो लिखने का तरीका कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट्स बना देंगे, x सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर के सेट को। एंड these are perfect, these are the perfect squares। ठीक है, और बस यही तो हमें चाहिए था, यही है। ठीक है, तो बेटा ये आपका एक फाइनल आंसर होता है, इसको ही बोलते हैं हम क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आई होप क्लियर है, इजी था ये क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सारी एनसीईआरटी में मिलेंगे। चैप्टर को एक मिनिमम एग्जाम्पल से लेकर कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। मैं हमेशा आपको यही बोलूंगी कि एग्जाम्पल लीजिए और इजी लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये भी कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है इसको भी। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। राइट द सेट, तो इसमें देखो 1/2 2/3 की फॉर्म में गिवन है और इसका इंडिकेशन नहीं देखा, मतलब इसको सेट को क्या बोले हम वो नहीं दे रखा, पर फॉर्म कैसे गिवन है, P/Q की फॉर्म में। P/Q, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, आप पढ़ के आए हैं कौन सा नंबर होता है, रेशनल। तो बेटा हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, रेशनल को Q से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल Q से। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट गिवन है किसका, 1/2 2/3 and 3/4 and 4/5 5/6 and 6/7। ये तो एक फॉर्म गिवन है और हमें लास्ट का टर्म भी पता है कि हमारे पास 6/7 है। ठीक है बेटा, अब एक बात नोटिस करी आपने, 1/2 में इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं तो एक टर्म ना इसमें ऐड हो रही है, मतलब अगर ऊपर वाले टर्म को मैं n कंसिडर करूं तो नीचे वाला टर्म n+1 होगा। क्या ये मैम एक ही टर्म में है, आप दूसरी टर्म उठा लीजिए, 2/3 ले लीजिए। तो 2/3 में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे एक प्लस हो गया, एक बढ़ गया, तो n/n+1 ही फॉर्म बन रही है। समझ आया, ओके मैम। क्या लास्ट वाला टर्म भी ऐसा ही है, तो आप कहेंगे चेक कर लेते हैं मैम, 6/7, तो यानी n/n+1 ही फॉर्म शो हो रही है। साथ में क्या है 6/7, उसके बाद क्या आ जाएगा 7/7, फॉर्म क्या हो जाएगी 1। तो बेटा इसका मतलब ये है यहाँ पर जो n रखेंगे आप या फिर आप x कंसिडर करेंगे वो आपका लेस होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, 6 के। समझ आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट। तो सेट बिल्डर की फॉर्म मिल गई आपको, एक तो इस फॉर्म में लिखेंगे आप इसका एडजेक्टिव और एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको ये चेक कराने के लिए मैंने आपको ये बताया था। अब इसको हम इसका फॉर्मेशन करते हैं जिस तरीके से हम एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, चलो तो इसको अब फॉर्म कर देते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ शो करने के लिए दिखाया था। चलो बेटा अब देखो, कलर थोड़ा सा मैं ग्रीन ले लेती हूँ। सो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n/n+1 फॉर्म। ठीक है, एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो बेटा ये सिंपल सा आंसर है इसका, किस फॉर्म में आ गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ आ गया बेटा आपको। अगर वर्किंग आपको दिखानी है तो आप रफली दिखा सकते हैं एग्जाम में, रेदर देन आपको आपका आंसर ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़े। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक फॉर्म, बहुत अच्छी सी फॉर्म है। देखो पहले इस क्वेश्चन को समझना है, जो चीजें मैं बता रही हूँ वो। बेटा बोला है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट साइड यानी ये वाला, इस साइड में जो प्रिंसिपल 0 1 2 3 6 7 9 18 और 3, -3 फॉर्म लिखी हुई है, वो किस फॉर्म में लिखी हुई है मैम, ये तो रोस्टर फॉर्म है। ये सारे के सारे फॉर्म किस में लिखी हुई है,
रोस्टर फॉर्म में। ओके, और ये इधर जो लिखे हुए हैं वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो आपको देख के पता चल गया। अब हमें इस क्वेश्चन में मैचिंग करने के लिए बोला है, तो मैच कर देते हैं बेटा, वो तो हम इजीली कर सकते हैं। देखो फर्स्ट बेटा, हाँ एक रिमार्क और डालने आप अपनी नोटबुक में, यहीं पर डाल लीजिएगा जहां पर आप लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, ओके ठीक है, इसमें एक और चीज लिख लेते हैं, फिर 2 3 4, ठीक है, एक सेट हो गया, किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब बेटा इस सेट को मैं एक नाम दे देती हूँ ए, एज इट इज दे दिया मैंने ए। अब इसमें एक बात देखो, इस पूरे सेट में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, मतलब 2 रिपीट हो गया, यहाँ पर भी 2 रिपीट हो गया, 3 रिपीट हो गया, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो मतलब ये टर्म्स क्या कर रही है? रिपीट कर रही हैं, एक ही सेट में दो बार आ रही हैं। पर जब भी आप अपने सेट को फॉर्म करोगे न्यू मैथड से या न्यू एक तरीका होगा आपको, तो सेट में जो टर्म्स रिपीट करती हैं, चाहे वो 3 बार कर रही हो चाहे वो 4 बार कर रही हो, आप उसे सिर्फ एक ही बार काउंट करोगे। समझ आ गया? तो बेटा इसका न्यू सेट क्या फॉर्म हो जाएगा? तो कहोगे मैम 1 2 3 और 4। समझ आ गया बेटा? तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये कॉन्सेप्ट हम इसमें भी यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? तो चलो अब फाइनली देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है। पहले बोला है कि हमें ना एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग गिवन है, PRINCAL, ठीक है? क्या प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है? नो मैम, प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या है? प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है मैम। तो बेटा आपको मैंने अभी क्या बताया था, जो वर्ड्स रिपीट करते हैं आप उन्हें सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो P 2 बार रिपीट हो रहा था, हमने उसको एक बार लिखा। R यहाँ पर एक ही बार रिपीट है तो एक बार। I यहाँ पर एक बार रिपीट हो रहा था, नहीं मैम 2 बार रिपीट हो रहा था, उसको भी एक बार लिखा। N एज इट इज, C भी एज इट इज, A भी एज इट इज और L भी एज इट इज लिखा है। तो बेटा आपको समझ में आ गया ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो आप कहेंगे मैम इस सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर हो जाएगा 1 फर्स्ट। ओके, ये आंसर हो गया इसका। समझ आ गया? फिर देखो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकेंड पार्ट है जीरो लिखा हुआ है, ब्रैशेस के अंदर क्या लिखा हुआ है? जीरो लिखा हुआ है। तो अब इसको पढ़ के देखो आप, मान लो आपका फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर नहीं बेटा, नो। क्या इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0? नहीं। अच्छा एक बार सी पे फोकस करना जरा बेटा, इसमें बोला है कि x कॉलन x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आप बात देखो यहाँ पे इसको उठाओ, इस क्या रिलेशन दिखा रहा है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं x ये वाली टर्म इधर लेके जाती हूँ तो ये किसमें हो जाएगी? 0 में। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो मतलब आपका आंसर मिल चुका है। क्या है बेटा? इसका आंसर है सी का आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ओके मैम, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है बेटा हमारे पास। अब कितने बचे हैं? सिर्फ 2 मैचेस बचे हैं जो अभी हमने करने हैं। तो बेटा एक बार देखो 1 2 3 6 9 और 18 एक नंबर है, ठीक है? 18 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो आप कहोगे मैम 1 हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 9 से भी, और 18 खुद से भी हो जाएगा। ये सारे के सारे डिवाइजर्स है ना 18 के। तो आप क्या कहोगे मैम ये ऑप्शन हमें तो सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है, वो है ये, और इसका है ए ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा थर्ड, ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके नेक्स्ट क्या टर्म है बेटा आपके पास? नेक्स्ट टर्म है कि आपके पास एक ही बचा है, तो जो बचेगा वही आंसर होगा। तो बोला है पर फिर भी दिखा देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो 9, और ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो किस में चेंज होगा? मैम ये तो पता है, रूट में चेंज होगा। और रूट की वैल्यू हमेशा प्लस में भी आती है और माइनस में भी, तो प्लस माइनस 3, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है मैम, एक तो -3 और एक 3। तो बेटा ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
4। देखो पता था कि हमें एक बच रहा है तो इसमें हो जाएगा, पर फिर भी हमने करके दिखाया है। हम मैथ्स वाले हैं, करने पे विश्वास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको आई होप पूरी चीजें क्लियर है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, इससे माइंड वे बिल्ड होगा और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ग्रिप में आ जाएंगे आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है। नेक्स्ट, हाँ जी, अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और एनसीईआरटी को लेकर आप रजिस्टर पे शुरू हो जाना। हम यहाँ पर कराएंगे और आप वहां पर करिएगा। देखो बेटा, पहली ही एक्सरसाइज है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने सेट की डेफिनेशन आपको क्लियर करा दी, तो अब उसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं आप इस वीडियो को देखते देखते। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन से सेट्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को भी बताना है क्यों है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर ऑफ जे। 12 महीने होते हैं साल में, ऐसे कितने महीने हैं जो जे अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। तो जनवरी, जून, जुलाई, 3 है। तो कौन सा सेट हो जाएगा। क्या बोला है, ईयर में कितने मंथ्स हैं, तो मंथ पूछे है ना, तो कुछ भी दे दो, मंथली एम कोई एक सेट दे दो। ठीक है, कितने आ रहे हैं, एक तो जनवरी आता है मैम, जैन आता है। ठीक है, और एक क्या आएगा, जून आ जाएगा जो चल रहा है मैम अभी, और एक आ जाएगा आपका प्यारा सा जुलाई। ठीक है, तो ये 3 ही तो आते हैं मंथ्स, तो क्या ये एक सेट नहीं होगा। आप कहेंगे मैम 100% सेट है। क्यों है, क्योंकि आपको 2 कंडीशन बता रखी है। सेट क्या होगा, तो आपको याद रखना है, सेट तो वो होगा जो कि या तो वेल डिफाइंड टर्म होगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, या फिर आपको दूसरी चीज क्या, कि जो पर्सन टू पर्सन ऐसे कर लो, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, नॉट चेंज। ये 2 चीजें ध्यान रखो बेटा, कभी भी आपको सेट की डेफिनेशन भूलने नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखो, ठीक है, फर्स्ट वाले का हो गया कि यस सेट है, तो यहाँ पे लिख दोगे यस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट में बोला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। बेटा एक बात बताओ, पूरे इंडिया में मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मेरे लिए पता नहीं कौन से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं और आपके लिए पता नहीं कौन से हैं। तो ये चीजें क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, और जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो वो सेट नहीं होता, तो ये हो जाएगा नॉट। ठीक है, नहीं सेट नहीं है, नॉट अ सेट। ओके, समझ में आ गया। फिर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। एक बात बताओ, पूरे वर्ल्ड में आपके लिए कौन से बेस्ट क्रिकेटर हैं और मेरे लिए कौन से हैं, वो तो अलग अलग वेरी करेगा ना, पर्सन टू पर्सन हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ देखते हैं। अपनी एनसीईआरटी देखते रहना। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासरूम। आपकी क्लास के जितने भी बॉयज हैं, क्या आप उन बॉयज को काउंट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी क्लास में 10 बॉयज हैं तो हमें पता है कि 10 है, तो कैसा है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, और पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, क्या होगा, एक सेट होगा। यस मैम, सेट तो है, काउंटेबल है, क्योंकि लिखते रहिएगा, मैं बोल रही हूँ आप लिखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से नीचे वाले नेचुरल नंबर्स काउंटेबल है कि नहीं है, 100% मैम काउंटेबल है। तो बेटा एक बात बताइए, अब फोर्थ वाला देखिएगा, यहाँ पे फोर्थ वाले का रीजन होगा कैसे है, नेचुरल नंबर सेट को दिखाएंगे कैपिटल उससे एन से, तो लेस है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, रोस्टर में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर में भी। तो बेटा 1 2 3 4 5 कहाँ तक, लेस देन 100 तक ना, तो क्या बोला है, 99। तो ये क्या है हमारे पास, सेट है। कैसा सेट है, काउंटेबल सेट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड भी है, तो सेट तो होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यस मैम सेट तो है। नंबर 6, a collection of novel written by the writer of मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी
बहुत अच्छे फेमस राइटर हैं, जितनी भी बुक्स उन्होंने लिखी है, नॉवेल्स लिखी हैं, तो बेटा उनको हम काउंट इजीली कर सकते हैं, काउंटेबल है, दैट मीन्स वो भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। यस मैम, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स। बेटा ये तो पता है हमें कि जो हमारे पास इंटीजर होते हैं वो 3 कैटेगरीज के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है मैम, पर उसने तो हमसे पॉजिटिव ही पूछा है, तो अगर उसने पॉजिटिव पूछा है पर उसने कोई कंडीशन तो नहीं दी ना कि कहाँ तक वो पूछ रहा है, लेस पूछ रहा है या ग्रेटर पूछ रहा है या इक्वल पूछ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉट काउंटेबल। तो ये क्या नहीं है, एक सेट नहीं है। बताइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बताइए ना क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यस मैम, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे हैं तो सेट तो है, ऑब्वियस सी बात है, सेट है। ठीक है, क्लियरिटी मिल गई आपको, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट भी आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, देखते हैं नेक्स्ट। ओके बेटा, अब देखो, अब कुछ सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा 6, क्या 6 नंबर उस सेट के अंदर आ रहा है, तो आप कहेंगे यस मैम, आपने अभी तो बोला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मुझे 6 को उसके अंदर उसकी एग्जिस्टेंस दिखानी है कि वो है या नहीं, तो हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। या फिर अगर वो नहीं आ रहा, मान लीजिए मैंने बोला 10, पर मैम आपने तो 1 to 6 अभी बोला था, 10 तो नहीं बोला उसमें, तो 10 नॉट एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, तो डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये किसका हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स अपनी नोटबुक के फॉरहेड पर लिख लीजिएगा। ठीक है, जो नोटबुक का फॉरहेड होता है, माथा होता है जो कॉपी का। ठीक है, ओके, अब सिंबल लगाइए जल्दी जल्दी। एक सेट है ए, कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर इसमें से और इसमें से एक साइन लगाना है, फिलिप्स दे रखे। फर्स्ट वाले में बताइए, फर्स्ट वाला 5 क्या इसके अंदर आ रहा है, यस मैम आ रहा है, तो कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू। सेकेंड वाले में 8 आ रहा है, नहीं मैम 6 तक ही काउंटिंग है, डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड वाले में बताइए 0 ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो आप कहोगे नो मैम डज नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ में बताइए, फोर्थ क्या 4 बिलोंग कर रहा है ए सेट में, तो कहोगे यस मैम बिलोंग्स टू। फिफ्थ में 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या, तो आप कहेंगे यस मैम 2 बिलोंग कर रहा है, तो हम साइन लगाएंगे बिलोंग्स टू का। नेक्स्ट 10 बिलोंग कर रहा है ए को, तो कहोगे मैम 6 क्वेश्चन में डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। बताइए, इसमें कुछ था क्वेश्चन में, इजी है ना, सीख सकते हो ना आप। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस मैम, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, 1.1 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इस क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है हमें। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा कि जैसे मैम मान लीजिए हमारे पास कोई एक x नंबर है, हमें वो x नंबर ऐसे लेना है कि वो 7 से तो कम होना चाहिए, पर -3 के वो इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे से कौन से नंबर है, तो बेटा फर्स्ट वाले को देख लीजिएगा कि नंबर होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये नंबर्स होंगे, किस फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर में, और रोस्टर को चेंज करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, ब्रशेस बनाएंगे और एलिमेंट्स को कोमा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो फॉर्म कौन सी हो जाएगी हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। कौन सी हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। ओके, क्लियर हो गया, ये है आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी का सेकेंड पार्ट। उसमें क्या बोला है, हमसे बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन है 6 से, तो 6 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे मैम 1 होगा, 2 होगा, 3, 4,
5, ठीक है 5 तक होंगे क्योंकि 6 से लेस देन बोला है। अगर साथ में इक्वल बोल देता तो 6 को भी हम इंक्लूड कर लेते, ठीक है। और किस में चेंज करना है, रोस्टर में, तो बी से कैपिटल लेटर से बना देंगे बी और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट थर्ड करेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि 2 डिजिट, ऐसी 2 डिजिट नेचुरल होनी चाहिए, 2 डिजिट लेनी है जिनका सम ना 80 होगा, सॉरी 8 होना चाहिए। क्या होगा, 8। ऐसी 2 नेचुरल नंबर डिजिट लेनी है जिनका सम क्या हो, 8 हो। जैसे कि 17 है, 17 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं 7 में तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो बेटा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं नंबर कौन कौन से होंगे बेटा। नंबर होंगे लाइक 17, ओके। फिर आगे आते हैं तो फिर हो जाएगा 26, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपके पास हो जाना चाहिए 44 हो जाएगा, है ना, हाँ नहीं 35 भी हो जाएगा इससे पहले। फिर उसके बाद आपके पास 44 हो जाएगा। फिर 44 से आगे चलते हैं तो फिर हो जाएगा हमारा 53, ओके मैम 53 भी हो गया। क्या हमारे पास 62 हो सकता है, यस मैम 62 भी हो जाएगा, ओके। और देन हमारा 80 भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 80, यानी 8 + 0 = 8, ठीक है। तो बेटा ये नंबर्स हैं हमारे पास जिनका दोनों डिजिट को ऐड करके हमारा 8 आएगा। तो अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर में। तो 17, 26, 35, 44, 53, 62 एंड 80। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट बोला है फोर्थ, बोला है कि x:x इज अ प्राइम नंबर। x कैसा होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब प्राइम नंबर। पहले 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप करोगे तो किससे होगा, 2 से होगा, 30 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 से करोगे कितने टाइम्स हो जाएगा, 15 टाइम्स हो जाएगा। अब आप किससे करोगे, 3 से कर लो, 3 5 टाइम्स हो जाएगा और 5 1 = 5 हो जाएगा। तो बेटा ये तो दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इनमें से तो हम एक लेंगे जो ज्यादा रिपीट होता है। तो हमारे पास सेट क्या बना, 2, 2, 3, 5। रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, सेट को इंडिकेट करेंगे डी से, आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार काउंट करेंगे 2, 3, 5। और ये तीनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ओके। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करूंगी फिर और देन हम आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री एक स्पेलिंग गिवन है हमें, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो 2 बार आ रहे होंगे अल्फाबेट्स, जो 2 बार आ रहे होंगे लेटर्स, उनको आप एक बार लिखोगे। तो यहीं पे डायरेक्ट एक सेट बन जाएगा हमारा ई सेट। क्या बनेगा वो, तो मैम टी, ठीक है, कॉमा आर, कॉमा आई, कॉमा जी, कॉमा ओ, कॉमा एन, ठीक है। ओ तो हमने लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। फिर हम एम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम ई लिख सकते हैं, यस मैम ई लिख सकते हैं। देन टी नहीं लिखेंगे, आर भी नहीं लिखेंगे और देन वाई लिख सकते हैं। तो बेटा ये ऐसे लेटर्स हैं जो हमारे सिर्फ एक एक बार आ रहे हैं अब, है ना। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई अब, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में बोला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ बेटर। बेटर में बेटर का जो वर्ड, बेटर इज अ वर्ड है और उसको किस में चेंज करना है, रोस्टर में। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, एफ से इसको डिनोट करेंगे। तो बी एक बार लिखेंगे, ई एक बार लिखेंगे, टी 2 बार आ रहा है तो उसको भी एक बार लिखेंगे, ई भी 2 बार आ रहा है तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे, देन आर। तो बेटा ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, रोस्टर फॉर्म। समझ आ गया, आई होप ये क्लियर हो गया ना 6 पार्ट्स, ठीक है। अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। बेटा इस फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको चेंज करना है, रोस्टर में आपको गिवन है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट देखिएगा पहले। फर्स्ट पार्ट में गिवन है आपको सेट 3, 6, 9, 12। आपको इसको देख के क्या लग रहा है, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, क्या होगा इसकी क्वालिटी। तो आप कहेंगे मैम अगर मैं यहाँ पे 3 में ना किसी भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, लेट सपोज n की जगह यहाँ पे n ना किसको बिलोंग करेगा, 1 को, तो यहाँ पे मेरे पास 3 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं n को बिलोंग कराऊं 2 के साथ तो यहाँ पर 3 into कितना आ जाएगा,
हमारे पास 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो मतलब हमारे पास कौन सी इसकी एडजेक्टिव फॉर्म आई है, तो आप कहेंगे मैम सिंपल है, पहले तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, फिर x लिखेंगे, सच दैट का साइन लगाएंगे, इक्वल लिखेंगे, देन 3n। और हाँ मैम, इसमें जो n की वैल्यू आएगी ना वो क्या लेनी पड़ेगी आपको, एंड x की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, उसके बराबर हो सकती है, और x की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, 1 के से बड़ी या उसके बराबर। समझ में आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर 2, 4, 8, 16 और 32 आपके पास है तो बेटा आप इसको बी सेट कंसिडर करेंगे, और साथ में देखो क्या क्वालिटी नजर आ रही है आपको। अगर मैं 2 की पावर 1 लिखूं तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लिखूं तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, ऐसे ही 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो मतलब यहाँ पर हमें फाइंड हो रहा है कि x कॉलन x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक है। एंड आपके पास यहाँ पर भी n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, n की वैल्यू किस लायन कहाँ, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लायन होनी चाहिए, तो आप कहेंगे मैम यहाँ पर n की वैल्यू बड़ी तो होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए किससे, 1 से, और n की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किससे, 5 से। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट करते हैं। बेटा थर्ड में क्या बोला है कि अगर आपके पास 5,25 है, क्या है 5,25 है, 125 एंड 625। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे c इज इक्वल्स टू x कॉलन x, क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5 की पावर n, एंड यहाँ पर भी कहाँ से कहाँ तक लाई ऑन करेगी वैल्यू, 4 तक, यानी लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए 4 से, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 1 से। ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, समझ आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा। इसमें फोर्थ पार्ट क्या बोला है, बोला है कि 2,4,6 और डैश डैश डैश, यानी आपके पास जो सेट गिवन है उसके लास्ट टर्म हमको मालूम नहीं है, ठीक है। लास्ट टर्म अगर आपको नहीं पता तो उसको कौन सा सेट कहेंगे, अभी कुछ देर बाद हम जानेंगे, ठीक है। 2,4,6 बेटा क्या बोला है, आप देखो यहाँ पे 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2, ठीक है, फिर 6, 2, 4, 6, और एक और चीज दिखाई दे रही है कि मैम ये तो ऑल आर इवन नंबर्स, क्या है ये इवन नंबर्स है, साथ में नेचुरल भी है और इवन भी है। तो आप क्या कहेंगे कि मैम इस सेट का नाम हो जाएगा D, और इसको लिखेंगे कि x कॉलन x ऑल आर इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। ओके, ये क्या फॉर्म हो गई आपकी, सेट बिल्डर। नेक्स्ट बेटा आपके पास फिफ्थ में क्या बोला है कि 1,4,9 अप टू 100, तो लिखेंगे 1,4,9 अप टू 100। ओके बेटा आप एक बात बताओ, क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे मैम ई से पहले डिनोट करेंगे और x कॉलन x। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे मैम 1 है, 4 है, 9 है, इवन भी नहीं बोल सकते मैम इसको, और प्रॉपर हम इसको ओड भी नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे हम बेटा इसको, बताइए जल्दी। तो आप कहेंगे मैम ये ना हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, कैटेगरी को फॉलो करेगा, तो लिखेंगे कि इक्वल्स टू इट ऑल, लिखेंगे x all are integers, all are positive, ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर हो गया, ये क्या फॉर्म बन गई आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप ये आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि रोस्टर से हम सेट बिल्डर में कैसे चेंज करते हैं और सेट बिल्डर से हम रोस्टर में कैसे चेंज करते हैं।
क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5th, बोले लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास यहाँ पर 6 पार्ट्स गिवन है। 6 पार्ट में पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोला है। फर्स्ट पार्ट में बोला है हमसे कि ए किसमें चेंज करना है, सेट को बताना है, तो हम रोस्टर में चेंज कर देते हैं, लिस्ट करना है आपको वैसे भी। तो x कॉलन x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे हमारे, तो ओड नेचुरल नंबर होंगे 1, ठीक है, 3, 5, ओके, 7, 9 और चलते जाएंगे। तो ये सेट क्या हो गया हमारा, रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई है, तो कहोगे मैम रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सेकंड। बेटा सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है, सेकंड पार्ट में b इज इक्वल्स टू x कॉलन x इज एन इंटीजर। ठीक है बेटा, x की वैल्यू बोल रही है कि लेस देन होनी चाहिए 9/2 से और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए 1/2 से। अब एक बात बताओ, 1 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे मैम माइनस का 0.5 आएगा। तो माइनस का 0.5 से क्या होना चाहिए, x की वैल्यू बड़ी, और अगर मैं 2 से 9 को डिवाइड करूं तो आना चाहिए 4.5। तो यानी इससे क्या होना चाहिए, लेस होनी चाहिए इसकी 4.5 से। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आप कहोगे मैम एक तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। समझ आ गया, उससे ग्रेटर चाहिए और यहाँ से लेस चाहिए, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, तो यही सेट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ओके, इसको ए नाम दे दीजिए आप और इसको बी। ठीक है, आओ बेटा अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है कि x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज लेस देन 4। मतलब हमें जो भी सेट लेना है वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि इंटीजर नंबर लेना पड़ेगा और लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 4। तो आप मुझे एक बात बताइए, -2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे मैम 4 होता है। अगर मैं -1 का स्क्वायर बोलूं तो आप कहेंगे मैम 1 ही होगा। अगर हम 1 का स्क्वायर बोलें तो होगा 1, 2 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ओके, समझ आ गया? आप एक बात बताइए, क्या हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो आप कहेंगे नो मैम, क्योंकि 3 एक इंटीजर तो है, पर 3 का स्क्वायर ना 9 आता है और वो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा इसी बात पर हमें एक सेट फॉर्म मिल गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा c इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्म मिली है हमें, तो -2, -1, -1, 0, 1, 2, कुछ नहीं, बस ये फॉर्म। ओके, इतने ही मार्क्स, इतने ही नंबर हमें चाहिए और इतने ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास फोर्थ पार्ट। बेटा फोर्थ पार्ट में बोला है कि हमें एक वर्ड गिवन है लॉयल। लॉयल वर्ड मतलब क्या होता है, बताइए क्या होता है, जो वफादार रहे। अब इस वर्ड में आपको क्या फॉर्म करना है, आपको पहचानना है कि इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो आपको देखना है जो 2 बार आ रहा होगा उसको एक बार लिखना है। तो बेटा L, O, Y, A। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। बेटा फिफ्थ पार्ट में बोला है x इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग द 31 डेज। ऐसे महीनों के नाम लिखिए जिसमें 31 डेज नहीं आते। अपना पुराना हथियार वो क्या है, हमारा हाथ, उसमें हम क्या काउंट करते थे कि जनवरी, फैब, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फैब। थोड़ी सी तो चीटिंग कर सकते हैं ना हम, फैब, जनवरी, फैब, मार्च, फिर आ गया अप्रैल, फिर अप्रैल लिख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, तो मई, जून, फिर जून लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जुलाई नहीं लिखेंगे, अगस्त नहीं लिखेंगे, सितंबर लिख सकते हैं, सितंबर, फिर अगस्त नहीं लिखना, नवंबर लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ये हमारे पास वो मंथ हैं जो 31 के नहीं होते हैं। किस किस के होते हैं, कोई 30 का होता है और कोई 28, 29 का होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? नेक्स्ट 6 पार्ट में बोला है बेटा कि x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीडिसेस
ऑफ के। बेटा एक बात बताइए, हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, वोवेल्स होते हैं हमारे पास कितने, 5। तो उसने बोला है के से स्टार्ट, के तक लिखेंगे। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हमने के तक लिख दिए, उसने के तक बोला था। अब इसमें से कुछ तो हमारे पास कैसे हैं, तो आप कहोगे मैम कुछ तो हमारे इसमें कॉन्सोनेंट की जगह पे वॉवेल्स भी हैं, तो ए ई नहीं, ई आई, ये हमारे पास क्या हो गए, वोवेल्स हो गए, ए ई आई, है ना। और बाकी क्या बचे हमारे पास, तो बचे बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा जे, ठीक है, और कॉमा के। अगर ठीक है, ये वो है जो कॉन्सोनेंट आते हैं के से पहले। समझ आ गया, क्लियर हो गया ये टर्म। तो आपके पास था लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जो एलिमेंट्स आपको गिवन है सेट बिल्डर में उसको आपने रोस्टर में चेंज कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो प्लीज इनको एक बार प्रैक्टिस फिर से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। नाउ बेटा अब हमने यहाँ पर सेट भी पढ़ लिया, सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स। मैम ये टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा वॉइड सेट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, नल सेट, और फिर यूनिवर्सल सेट, सिंगलटन सेट पढ़ेंगे हम, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो हम इनको वन बाय वन करके गो थ्रू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक वॉइड एम्प्टी सेट से, ठीक है। देखिए आपके सामने प्रस्तुत है बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी पे फोकस करके ये मटेरियल आपके लिए बनाया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। बेटा देखो नल सेट क्या होता है, नल सेट के बहुत सारे नाम हैं, नल, एम्प्टी, वॉइड, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और नल सेट को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय 5। किससे करेंगे बेटा, 5 से डिनोट करते हैं। ओके मैम, नल सेट में कैसे पहचानेंगे हम, पहचानना क्या है बेटा, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इट्स कॉल्ड नल सेट, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी, इससे डिनोट करते हैं। हमने सेट को ब्रेसेस से बताया था कि ब्रेसेस से दिखाते हैं। अगर हम इस टाइप का ब्रेसेस बना दें तो वो भी किसको इंडिकेट करता है, एम्प्टी को या फिर नल सेट को। और वॉइड सेट मतलब खोखला, अंदर से बिल्कुल खाली, तो वो क्या होगा हमारा नल सेट। जैसे कि देखो क्या लिखा है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगर कोई सेट एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता तो वो नल सेट कहलाता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आइए एग्जांपल देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल, लेट a इज इक्वल्स टू x कॉलन 1 इज लेस देन 2x एंड x इज लेस देन 2। अब आप एक बात बताइए मुझे, और वो नेचुरल भी, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से तो कैसा होगा, छोटा होगा, पर 1 से कैसा होगा, बड़ा। कोई है ऐसा नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे नो मैम। तो कौन सा हो जाएगा ये, नल सेट, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन द 1 and 2, 1 and 2 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो कैसा होगा, 1 से तो बड़ा होगा पर 2 से छोटा, ठीक है, तो इसलिए नल हो गया। सेकेंड वाले में क्या है बेटा, मान लीजिए आपको क्या है कि मान लीजिए x कॉलन x, ठीक है, और x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा आप एक बात बताओ, अगर मैं x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिखूं तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यस मैम, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, √2। अब एक बात बताइए, क्या √2 की वैल्यू एक रेशनल फॉर्म नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं मैम, √2 की वैल्यू तो कितनी होगी, 1.41 समथिंग होगी, ठीक है। तो क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं मैम, ये तो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो फॉर्म नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड कर गया, रेशनल वैल्यू नहीं आई x की, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखो, इसमें भी इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, कोई 2 से ग्रेटर नंबर है, वो भी कैसा, इवन प्राइम, नहीं मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, क्योंकि 2 तो ओनली इवन प्राइम नंबर है, ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट
फोर्थ की बात करते हैं बेटा। इसमें क्या बोला है कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इज एक्स इज ओड, हमारा एक्स क्या कैसा आना चाहिए, ओड, देन डी इज द एम्प्टी, ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज नॉट सेटिस्फाइड। बेटा ध्यान रखना, अगर आपका कोई सेट सेटिस्फाइड नहीं होता तो भी वो उसको बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, नल सेट को, तो x तो ओड आएगा ही नहीं। आई होप आपको क्लियर हो गया। डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इट्स कॉल्ड नल सेट। समझ आ गया बेटा, आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे सेट प्रेजेंट है आपके पास यूनिवर्सल सेट। सबसे लार्जेस्ट सेट अगर आपसे कोई पूछ ले, सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट। बेटा आप अपने आसपास ही देख लीजिए, आसपास के एनवायरनमेंट में, अगर हम अपने यूनिवर्स में देखें, ठीक है, हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सन भी है उसमें, स्टार्स भी हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज भी हमारे पास। तो ये देखो आप डायग्राम से भी प्रेजेंट करा है कि यूनिवर्स से नीचे कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टार है ना, सेलेस्टियल बॉडीज आती है हमारे पास, कुछ बॉडीज आती हैं है ना, और उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। और एवरी सेट इन अ गिवन डिस्कशन इन अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, हम इस टर्म को भी पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है। फर्स्टली आप देखो कि यूनिवर्सल सेट मतलब, मान लीजिए आपके पास P है और Q है, मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल लिया है, P सेट है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट है, एक Q सेट है जिसमें 2 4 6 एलिमेंट है, देन द यूनिवर्सल सेट ऑफ P एंड Q, तो P एंड Q का यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे मैम सबको एक साथ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इट्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया। अगर एक P सेट है, एक बार Q सेट है, जिसके P में जो एलिमेंट थे और Q में जो एलिमेंट थे उनको हमने क्या करके लिख दिया साथ में, तो हमारा क्या हो गया, P एंड Q इज U, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ आ गया। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, बहुत नेचुरल डायग्राम है, तो प्लीज नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, नेक्स्ट टर्म आपके पास डिस्कस कर रहे हैं हम सिंगलटन सेट। बेटा सिंगलटन सेट क्या होता है, अगर किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही डिजिट बिलोंग कर रही है, एक ही डिजिट एग्जिस्ट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट है। मैम एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन, इट इज द सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। जैसे कि एक सेट है A, उसके अंदर लिखा हुआ है मैंने 2, तो वो क्या होगा, एक सिंगलटन। एक B सेट है, उसके अंदर लिखा हुआ है 0, तो वो भी क्या है, एक सिंगलटन है। अगर एक C सेट है और उसके अंदर लिखा हुआ है 5, तो वो भी एक सिंगलटन सेट को प्रेजेंट करता है, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। समझ आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइप बेटा, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब ध्यान से सुनो बेटा, जो फाइनाइट चीजें होती हैं उनको काउंट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इनफाइनाइट चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल होती हैं। काउंटेबल यानी फाइनाइट, अनकाउंटेबल यानी इनफाइनाइट टर्म्स। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि फाइनाइट टर्म्स का हमें लास्ट डिजिट हमेशा पता होगा किसी भी सेट का, और इनफाइनाइट टर्म्स में लास्ट की डिजिट हमको पता ही नहीं होगी कि क्या होगी। इनफाइनाइट टर्म्स में चलेगा, मतलब जिसकी लिमिट होगी वो फाइनाइट, जिसकी अनलिमिट फॉर्म होगी, अनलिमिटेड होगा, वो क्या होगा आपका इनफाइनाइट। ओके क्लियर है, ठीक है बेटा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डेफिनेशन भी देख लीजिए, अ सेट विच is empty or consist of a definite numbers of element is called finite, otherwise infinite। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, मान लीजिए a is equals to 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। किसको बिलोंग कर रहा है, तो आप कहोगे मैम n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट को। नेचुरल नंबर का सेट जो बिलोंग करता है वो किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट को कर रहा है, इनफाइनाइट को। तो आप कहोगे मैम ये जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है हमारे इनफाइनाइट सेट को। किसको बिलोंग कर रहा है ये, तो आप कहोगे मैम ये बिलोंग कर रहा है हमारे इनफाइनाइट सेट को। ओके, यहीं पर अगर मैं ये कह दूं
कि बी सेट बनाऊं, यहीं पर अगर मैंने कह दिया कि 14 से लेस नेचुरल नंबर का सेट, पर वो नेचुरल नंबर कैसे होने चाहिए? इवन। तो आपको क्या कहना पड़ेगा यहाँ पे मैम? वो तो बहुत इजी है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10 और 12, ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसकी लास्ट की टर्म भी हमको मालूम है और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, ये काउंटेबल भी है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे मैम ये वाला सेट ना हमारा फाइनाइट नंबर को बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया अच्छी तरीके से कि फाइनाइट और इनफाइनाइट को कैसे पहचानोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा आपके पास? नेक्स्ट टर्म बिलोंग कर रही है एक क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, अपनी बुक साथ में रखिएगा, ठीक है बेटा। देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, बस ये पहचानना है। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि मान लीजिए आपके पास x-1 और x-2 है और वो कंपेयर कर रखा है किससे? 0 से। तो बेटा x-1 इज इक्वल टू 0 एंड x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। क्या आप एक बात बताइए, क्या आप इस सेट को काउंट नहीं कर सकते हैं? तो आप कहेंगे मैम इसमें तो 2 ही टर्म है, हम तो काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया। और काउंटेबल के साथ कैसा हो गया? तो आप कहोगे मैम ये तो फाइनाइट हो गया। कैसा हो गया? फाइनाइट। ओके बेटा, सेकंड पार्ट देखो इसका जल्दी से। सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर आपके पास x² इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और हमारे पास जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। साथ में x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर के सेट को। तो देखो x, अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो आप कहोगे मैम ये तो 4 हो गया, √4, और ये किसका होता है? आप कहोगे मैम √4 है तो 2 हो जाएगा, +-2। तो एक बात बताइए, x की वैल्यू किस में आई? माइनस में भी आई 2 और 2। तो एक बात बताइए, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर के सेट में तो माइनस नहीं आता, तो हमारे पास क्या आएगा? सिंगल। तो आप कहोगे मैम सिर्फ 2 आएगा। अगर ये 2 है तो क्या आप इस सेट को काउंट नहीं कर सकते? यस मैम, बी हमारे पास एक सेट आ जाएगा 2। तो कैसा सेट है? तो आप कहोगे मैम काउंटेबल है, साथ में मैम सिंगलटन तो है, सिंगलटन भी तो है मैम, और साथ में फाइनाइट भी है। तो आपसे एक पॉइंट पूछना चाहती हूँ मैं, क्या सिंगलटन सेट्स फाइनाइट सेट की कैटेगरी को भी फॉलो करते हैं? तो आपका जवाब होगा यस मैम। क्लियर हो गया? यहाँ से एक पॉइंट और मिला हमें, ऐसे ही धीरे धीरे पॉइंट सीखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि थर्ड पार्ट में जो x है वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट को। यहाँ पे गिवन है 2x - 1 इज इक्वल टू 0। बेटा 2x इज इक्वल टू उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू 1/2 आ रही है और x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। पर बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। डेसिमल नंबर्स को तो हम नेचुरल नंबर्स नहीं कहते ना बेटा, वो तो अलग कैटेगरी होती है ना नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट है इनफाइनाइट टर्म से? बताइए क्या टर्म है यहाँ पर? कौन सा सेट है ये? सेट आर द फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो आप कहोगे मैम ये फाइनाइट तो है, पर ये कैटेगरी को फॉलो करे ना करे मैम, पर ये फाइनाइट है। बेटा हमसे तो सिर्फ इतना पूछा ना फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो आपको ये बताना है कि फाइनाइट है मैम, ठीक है। ओके नेक्स्ट फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ पूछा है कि जो हमारे पास x होगा वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो x इज अ प्राइम नंबर। तो हमारा x क्या हो जाएगा बेटा? 2 एक प्राइम नंबर है और 2 साथ में क्या है? नेचुरल नंबर भी है। तो कैसा हो जाएगा हमारे पास? एक बार बताइए, अगर 1 to 100 पूछता प्राइम नंबर्स तो आप इजीली बता देते कि मैम 25 है, पर उसने बोला है कि जो x है ना वो नेचुरल नंबर में है और x कैसे होना चाहिए? प्राइम। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा? तो आप कहोगे मैम इनफाइनाइट। कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट्स एंड x इज ओड। बेटा x कैसा है? x इज ओड। बेटा एक बात बताओ, x नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है और ओड चाहिए, तो नेचुरल में ओड कौन सा हो जाएगा भाई? 1 2
3 4 5 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ओड तो हो जाएगा 1 3 5, तो सेट तो आ गया 1 3 5, पर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये टर्म किसको बिलोंग करेगी, तो कहे ना कि ये तो टर्म हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा मैम। कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म। आई होप आपको समझ में आ गया। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट फाइनाइट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। एक आप अदर किसी बुक से लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर भी एक सीरीज चलाने वाली हूँ जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे आगे हमें कौन सा टाइप प्रेजेंट करना है, देखते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल सेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इक्वल सेट क्या होता है बेटा, अब एक बात बताओ, इक्वल का मतलब क्या होता है। मैम इक्वल को हिंदी में तो हम बराबर की फॉर्म में देखते हैं, बराबर बराबर जो होगा। अगर इस हाथ में हमारे पास 5 फिंगर्स हैं तो इसमें भी 5 ही है, तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। दोनों अगर हम ज्वाइन करते हैं तो दोनों को ज्वाइन करने से भी इक्वालिटी फॉर्म फील हो रही है, हमें इक्वली है, ठीक है। मैम एक बात बताइए, इसमें लिखा है 2 सेट्स, तो बेटा ध्यान रखना इक्वल सेट को हम तभी प्रेजेंट कर सकते हैं जब हमारे पास कंपेयरिंग के लिए एक सेट और प्रेजेंट होगा, ठीक है। चाहे वो इटसेल्फ में ही हो, पर हमारे पास 2 होने चाहिए। मतलब देखो हमारे पास A एंड B 2 सेट है, आर सेट टू बी इक्वल, वो इक्वल तब होंगे इफ दे हैव द एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, उनके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट होने चाहिए। मान लीजिए A एलिमेंट है, A क्या है, हम आपके पास 1 2 3 4, ओके। और आपके पास एक B सेट है, B में कौन कौन से एलिमेंट है, आप कहोगे 2 1 3 4, ओके। अब बेटा देखो क्या इसमें 1 2 3 4 है, हाँ यस मैम 1 3 4 2, आगे पीछे लिख दिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात बताइए, इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं और इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं क्या, तो आप कहोगे यस मैम बिल्कुल इक्वल है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, तो आप कहोगे मैम ये तो इक्वल सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, इक्वल। समझ आ गया, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। नाउ बेटा हम स्टार्ट करें अब 7 क्वेश्चन। बेटा अभी जस्ट हमने पढ़ा इक्वल सेट, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल, ठीक है, एग्जैक्ट सेम दिखने चाहिए उसमें, ओके। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है उसको देखिए, एनसीईआरटी से लिया है बिल्कुल, तो आप इसे अपनी नोटबुक में आराम से कर सकते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल, आपके पास 5 सेट गिवन है, उनमें 5 में से कौन से ऐसे पेयर हैं जो आपस में इक्वल सेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो चेक करना पड़ेगा। अब देखिए पहला वाले में हमें तो सिर्फ 0 गिवन है, ठीक है, और बी सेट में बोला है कि अगर ऐसा नंबर कि जो 15 से तो क्या होना चाहिए बड़ा एंड वो 5 से क्या होना चाहिए छोटा, ऐसा कोई नंबर है बताइए, वो एक सेम नंबर जो 15 से बड़ा होगा पर इससे छोटा होगा, ऐसा कोई नंबर है, तो आप कहेंगे नो मैम। तो बी किस सेट को प्रेजेंट करेगा, वो प्रेजेंट करेगा किसको, एम्प्टी को, किसको प्रेजेंट करेगा, एम्प्टी सेट को, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, एम्प्टी सेट को प्रेजेंट कर रहा है, ओके। सी वाला देखिए, सी वाले में बोला है कि x कॉलन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा अगर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ओके मैम, ठीक है। अब हम बात करते हैं d पेयर पे, एक बार देखते हैं d वाले में क्या बोला है, d इज इक्वल्स टू बोला है x कॉलन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 गिवन है तो ये x हो जाएगा 25, और ये किसका पेयर है, तो आप कहेंगे मैम 5 आ रहा है, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ओके बेटा गुड, ठीक है। नेक्स्ट ई वाला करते हैं, ई वाला करते हैं, ई वाले में क्या बोला है, x such that x is an integral positive root of the equation, ये इक्वेशन लिख लो, कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पेयर करने हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 3 5 15, ओके, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5x माइनस का कितना हो, प्लस का हो जाएगा 3x माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0,
तो कितना हो जाएगा, x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस का 5 प्लस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, अब अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी -3 और एक आ जाएगी आपके पास 5। अब आप मुझे बताइए कि इन सब में से कौन सा पेयर ऐसा है जो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे बेटा प्लस माइनस लगा लेना, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर x की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक तो 5 और एक कैसी है, x इज इक्वल्स टू 5 और एक x इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हैं कि मैम एक तो C और E दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इक्वल सेट को प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप क्लियर है, समझ आ गया कैसे करना है, इक्वल सेट को कैसे पहचानोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। इन दोनों में से इक्वल सेट को कौन प्रेजेंट कर रहा है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। तो फर्स्ट वाला देखिएगा, फर्स्ट वाले में क्या बोला है, x द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय एंड b द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। तो बेटा a l l o y, ठीक है, एंड दूसरा है l o y a l, ठीक है। ओके इसका सेट क्या बनेगा मैम, a कॉमा l कॉमा o कॉमा y, ठीक है। ओके इसमें क्या बनेगा, l o और कॉमा y कॉमा a, ठीक है। इसमें l प्रेजेंट है, यस मैम, इसमें o प्रेजेंट है, यस मैम, y प्रेजेंट है, यस मैम, a प्रेजेंट है, यस मैम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है, यस मैम। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, तो आप कहेंगे यस मैम दोनों कैसे हैं, इक्वल है। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा, इसका सेकेंड पार्ट क्या प्रेजेंट करता है। सेकेंड वाले में बोला है, मान लीजिए आपके पास ना जो n है वो एक इंटीजर को प्रेजेंट कर रहा है, z को प्रेजेंट कर रहा है, और उसमें n स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए किससे, 4 से, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा n इज लेस देन इक्वल्स टू, उधर चला जाएगा तो √4 हो जाएगा। अब इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी आपके पास, कौन कौन सी, n लेस देन इक्वल्स टू तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो बेटा आपके पास -2 भी है और +2 भी वैल्यू आ रही है, और दोनों किस फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कहोगे मैम ये तो इंटीजर फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है, x² माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से पेयर फॉर्म करो तो कितना हो जाएगा, x² माइनस का 2x, ठीक है, और माइनस का 1x, ठीक है, और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके x माइनस 1 और x माइनस 2। तो आपके पास यहाँ पर भी दो वैल्यूज आई हैं, क्या वैल्यू, x इज इक्वल्स टू -1 एंड +1 एंड +2। बताइए यहाँ पर दोनों वैल्यू एलिमेंट क्या थे, -2 +2। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2, तो क्या दोनों इक्वल है, तो कहोगे मैम नॉट। यानी ऊपर वाला जो सेट है फर्स्ट वाला वो इक्वल सेट को प्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला प्रेजेंट नहीं कर रहा। समझ आ गया आपको, क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। आगे बढ़े, इक्विवेलेंट सेट। बेटा इक्विवेलेंट सेट में क्या है, आपने इक्वल सेट पढ़ लिया, अब इक्विवेलेंट पे बात करते हैं। देखिए इट हैज द सेम नंबर ऑफ n ओवर द a, मतलब मान लीजिए आपके पास क्या है, a एलिमेंट है, a सेट है आपके पास, a सेट, उसमें दो एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कितने हो गए 2, ठीक है। b में कितने हैं, a कॉमा b, इसमें भी नंबर कितने एलिमेंट को प्रेजेंट करेगा, 2 को प्रेजेंट करेगा। तो a और b इक्विवेलेंट सेट हुए क्या, तो आप बोलेंगे यस मैम, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल और देखो, मान लीजिए आपके पास एक सेट है a, उसमें आपके पास a b c d प्रेजेंट है, ओके, और आपके पास b प्रेजेंट है, उसमें सिर्फ 2 3 प्रेजेंट है। तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट को प्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे यस मैम। क्यों प्रेजेंट करेंगे, इक्विवेलेंट को प्रेजेंट करेंगे या नहीं,
तो आप कहेंगे नो मैम। क्यों बेटा, क्यों मैंने नो कहा? क्योंकि मैम इसका इक्विवेलेंट नंबर यानी n ओवर द a नंबर वो n ओवर द b नंबर के इक्वल नहीं आ रहा। दोनों सेट के नंबर्स इक्वल ही नहीं आ रहे। पर अगर मैं यहाँ पर ही a को कहूँ कि वह a b c और d और b को कहूँ बेटा यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट को प्रेजेंट कर रहे हैं? तो आप कहेंगे यस मैम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b क्या है आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो दोनों यानी दोनों का कार्डिनल नंबर क्या हो गया? बिल्कुल सेम। तो किसको प्रेजेंट करेंगे? इक्विवेलेंट सेट को प्रेजेंट करेंगे। आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गए, समझ आ गया? आगे बढ़े। यस मैम। टर्म प्रेजेंट है बेटा आपके पास सबसेट। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये चीज आपको 12th के सिलेबस में भी रिफ्लेक्ट करेगी, ध्यान रखना। 12th के सिलेबस में भी रिफ्लेक्ट करने वाली टर्म है ये सबसेट। ओके बेटा देखो, a set A is said to be an subset to a set B if every element of A is also an element of B। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लीजिए एक सेट है A, ठीक है, उसमें 2 3 5 एलिमेंट प्रेजेंट है A सेट में, ठीक है, और आपके पास है B सेट जिसमें प्रेजेंट है 5 एलिमेंट। आप एक बात बताइए, क्या बी सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है क्या वो ए सेट में आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे यस मैम। तो हम कह सकते हैं कि जो बी सेट है वो सबसेट हो जाएगा ए सेट का। बस इतना सा समझना है आपको, ठीक है, समझ आ गया? ठीक। अगर मैं यहाँ पे दूसरा सेट भी बना लूं, मैंने कहा कि बेटा आप, मैंने ना सी प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे मैंने कहा 2 3, तो आप बताओ क्या 2 3 भी प्रेजेंट होगा? बताओ ए सेट में 2 3 प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे यस मैम। तो आप कहेंगे सी भी सबसेट हो जाएगा ए सेट का, ठीक है, ओके मैम। आपके दिमाग में एक टर्म आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो आना चाहिए। क्या बेटा? मैम आप इसको सबसेट बोल रही हैं इसके लिए, पेन चेंज करके देखो बेटा, ये बी ना क्या हो जाएगा? सबसेट फॉर्म दिखा रहा है। ये क्या है? सबसेट होगा किसका? ए का। तो ये क्या होगा मैम? तो ये आप कहोगे बेटा ये हो जाएगा सुपरसेट। क्या हो जाएगा? सुपरसेट, ठीक है। ए किसको प्रेजेंट करेगा? सुपरसेट को, ठीक है। यहां पर भी ए किसको प्रेजेंट करेगा? सुपरसेट को। क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको टर्म? ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर भी देखो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लीजिए ए सेट है, यही सेट अपने आप में ही एक सबसेट है, क्योंकि अपने आप में ही यानी 1 को अपने अंदर रखे हुआ है, 2 को भी अपने अंदर, 3 को भी, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है? एक सबसेट फॉर्म होगा। दूसरा, 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। 5 क्या होगा? सारे सेट के लिए क्या होगा? सबसेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। थर्ड एंड नोट ध्यान रखना है, मान लीजिए यहाँ पे ही हमने समझा है कि जो बी है ना वो सबसेट है किसके लिए? ए के लिए, और यहाँ पर ए है सबसेट बी के लिए। अगर बी सबसेट टू ए एंड ए सबसेट टू बी, तो ध्यान रखना ए और बी दोनों किन सेट को प्रेजेंट करेंगे? तो कहना मैम इक्वल सेट को प्रेजेंट कर रहा है। किसको बच्चा? इक्वल सेट को। अभी पढ़ के आए ना हम इक्वल सेट को, ठीक है, समझ आ गया? तीनों नोट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह बिल्कुल समझ में आने चाहिए आपको। समझ आ गई? ठीक है। और सिंबल तो मैंने आपको बता ही दिया, ये होता है सिंबल सबसेट का, ठीक है। और देखो इसको कैसे भूल गए हम, इतना प्यारा फिगर। यहाँ देखो पूरे बी सेट में ए अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है इसके अंदर, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ए ना बी के लिए क्या है? सबसेट है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बी क्या हुआ मैम? तो यहाँ पर मेरा बच्चा बी तो सुपरसेट को प्रेजेंट करेगा। किसको? सुपरसेट को। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
डेफिनेशन भी बता दी, एग्जाम्पल्स भी बता दिए, फिगर्स भी बता दी। अब तो समझ में आ गया ना। प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, नाउ के पास पावर सेट। मैं पावर सेट क्या होता है, जिससे हमें पावर मिलती है? यस बेटा, पावर मिलेगी इससे आपको। फिर अब पावर सेट में ना हम एक टर्म देखते हैं। क्या टर्म देखेंगे? मान लीजिए आपके पास ना ए सेट है, ए में कितने टर्म है? 1 2 3, तो ये कलेक्शन हो गया। ठीक है, आप इससे कितने ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर हम सेट पढ़ रहे हैं, अब हमने सबसेट पढ़ लिया, तो हम कह सकते हैं कि हम कितने सबसेट बना सकते हैं। हम एक सेट से जितने सबसेट बना सकते हैं वही कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? पावर सेट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट। इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट, इट इज कॉल्ड पावर सेट। समझ में आ गया? सबसेट पढ़ के आए हैं अभी भी, और अभी हम उसको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? पावर सेट में। तो जितने भी हमारे पास सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट। क्लियर है? ओके। जैसे मैम बेटा मैंने एग्जांपल लेके आया 1 2 3, ध्यान रखना, कभी भी हम सबसेट बनाएंगे तो सबसेट में सबसे पहला एलिमेंट हम 5 दिखाएंगे। मैंने अभी क्या एग्जांपल बताया था? देखो, हम तुरंत ही अप्लाई कर देते हैं क्या कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। 5 क्या है? इज अ सबसेट है ऑल सेट्स के लिए। समझ में आ गया? तो चलो हम अपनी स्लाइड पे फिर से वापस आ जाते हैं और देखो। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज करा? 5। और फिर 1 अपने आप में ही क्या है? एक सबसेट। 2 अपने आप में ही एक सबसेट है। 3 अपने आप में ही एक सबसेट है। फिर हमने क्या करा? 1 और 2 को साथ में लिखा। ठीक है मैम। फिर 1 और 3 को साथ में लिखा। फिर 2 और 3 को, 1 2 3 को। यहाँ पर ये क्या पूरा प्रेजेंट कर रहा है? सेकंड नोट को जो हम अभी पढ़ के आए हैं, इट सेल्फ। ए सेट अपने आप में क्या होगा? एक सबसेट होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ओवर ए। अब ध्यान से सुनो, मान लीजिए आपके पास एक सेट था एन ओवर ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा ए की पावर पी। ये एक फॉर्मूला है पावर सेट का। कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए आपके यहाँ पर कितने एलिमेंट थे? आपने कहा कि मैम यहाँ पर इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 3। और ये 3 आप कहाँ लिखोगे? इस p की जगह पर। तो कितना हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। और ये किसको प्रेजेंट करेगा? टोटल सबसेट्स को। किसको प्रेजेंट करेगा? टोटल सबसेट्स को। बेटा यही सिमिलर टॉपिक अब 12th में ना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को फाइंड करने में हेल्प करता है ये, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो बेटा क्लियर हो गया? यहाँ पे कितने एलिमेंट है वही आपके इस p की जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? किसको फाइंड करने के लिए था? टोटल सबसेट। a के टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं वो। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 की पावर 3 का मतलब होता है मैम 8 होता है मैम 2 की पावर 3 का मतलब। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ऐसा तो कोई चैप्टर ही नहीं है मैथ्स में जिसमें फॉर्मूलाज हम यूज ना करें। तो आइए, स्वागत है फॉर्मूलाज का। बेटा देखो, अभी हमने एमपीटी सेट पढ़ा। क्या पढ़ा एमपीटी सेट में? मैम एमपीटी सेट तो वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। तो बेटा नन एमपीटी सेट क्या होगा? मैम नल सेट को छोड़कर जितने भी सेट आपने पढ़ाए हैं इंक्लूडिंग इनफाइनाइट को छोड़कर, वो सारे सेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? नन एमपीटी सेट हो जाएंगे। तो देखो, द नंबर ऑफ नन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ, अगर हमें नन एम्प्टी सबसेट्स को फाइंड करना है, अभी हमने टोटल सबसेट को फॉर्म करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा, तो आपने कहा यस मैम। तो अब करेंगे नन एम्प्टी सबसेट्स को निकालने के लिए, क्या हो जाएगा? 2 की पावर m माइनस 1। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स को फाइंड करने के लिए भी क्या है मैम? ये तो सेम ही फॉर्मूला। हाँ, तो बेटा सेम ही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ नन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट क्या होगा? नन एम्प्टी होगा, और प्रॉपर सबसेट्स को फॉर्मूला फाइंड करने के लिए होगा 2 की पावर m माइनस 2। समझ में आ गया? तीनों फॉर्मूला कॉपी के फॉरहेड पर होने चाहिए, कॉपी के माथे पर। समझ में आ रही है? क्लियर करें।
ओके नेक्स्ट बेटा, इसको आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम्स। बेटा वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम से हम क्या सीखेंगे? जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे अपने डायग्राम्स की फॉर्म में। इसमें हम दो टर्म्स पढ़ते हैं। कौन से दो टर्म्स पढ़ेंगे? या फिर वेन डायग्राम ही मैम हम क्या होता है, तो दो चीज से ध्यान रखो। वेन डायग्राम के अंदर आपको एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म मिलेगी, वो आपको दिखाई दे रही होगी ये, ठीक है, व्हाइट वाली रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा एक क्लोज्ड कर्व मिलेगा, यूजुअली हम सर्कल बोल सकते हैं उसे, ठीक है। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड द यूजुअली बाय द रेक्टेंगुलर। बेटा जो रेक्टेंगुलर फॉर्म मिलेगी और दो हमारे पास अंदर क्या मिलते हैं? सर्कल मिलते हैं, ठीक है, वृत्त मिलते हैं हमें। तो बेटा जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है ना, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करेगी। किसको करेगी? यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखना, यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू से प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इस टाइप से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखो कितने प्यारे से डायग्राम है। तो बेटा दो सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस पूरी फिगर में रेक्टेंगुलर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 5 9 7 3। और उस पूरे सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? तो 2 4 6 10 8, ठीक है। ये हो गया आपका वेन डायग्राम, मतलब जिसमें दो चीज मिलती है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म रहती है, एक सर्कल फॉर्म रहती है। रेक्टेंगुलर हमारी जो फॉर्म होती है वो यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करती है। कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं? ये सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अरे वाह, इतना बढ़िया टॉपिक इस पूरे चैप्टर का कि पूरी थकान को डाउन करके मोटिवेशन को अप करता है। क्यों? क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। अरे वाह, ये तो ये राइम हो गया ठीक है। अरे बेटा चलो देखो बेटा, यहाँ पर देखो यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अगर आपको यूनियन समझना है तो सिर्फ एक वर्ड ध्यान रखिए, कंबाइन या फिर टुगेदर। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जितने भी अलग अलग चीजें होती है ना, उनको हम साथ में लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? कंबाइन। तो इसमें एक वर्ड ध्यान रखिए, सबसे पहले इसको किससे प्रेजेंट करेंगे? तो कहना सीधे यू से। मैम सीधा यू क्या होता है? ये बेटा सीधा यू इसलिए बोला क्योंकि इंटरसेक्शन में उसी को हम उल्टा कर देते हैं। तो अगर यू ऊपर की साइड है तो यूनियन का सिंबल है, और अगर यू नीचे की साइड है दैट मीन्स उल्टा है, तो कौन सा हो जाएगा? इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है मैम, इसमें आप वर्ड बता रहे थे। हाँ जी बेटा, इसमें आपको वर्ड ध्यान रखना है कंबाइन। क्या वर्ड ध्यान रखोगे? कंबाइन या फिर टुगेदर, ठीक है। मैम दूसरा इंटरसेक्शन के लिए भी कोई वर्ड है? तो हम बोलेंगे यस बेटा, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? कॉमन। क्या वर्ड ध्यान रखोगे? कॉमन। मतलब यूनियन का मतलब होता है जो भी सेट होगा उसको कंबाइन कर दो, और इंटरसेक्शन का मतलब है जो भी सेट है दोनों में चेक करो कि दोनों में से कौन सा एलिमेंट है जो कि कॉमन आ रहा है, जो दोनों में बैठा है, बीच का बंदर, ठीक है। ओके बेटा देखो, द यूनियन इज द सेट which consist of all the elements of A and all the elements of B set together। मैंने क्या कहा था? या तो कंबाइन वर्ड ध्यान रखो या वर्ड ध्यान रखो कौन सा? टुगेदर। टुगेदर उसका भी मतलब क्या क्या होता है? साथ में। तो देखो द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। अब एक बात बताओ, यूनियन को लिखते हैं बेटा ऐसे, दो सेट हैं, लेट ए एंड बी, दोनों किसको बिलोंग करेंगे? तो कहोगे मैम नन एम्प्टी सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक है। नन एम्प्टी सेट को बिलोंग कर गया, फिर हम ए यूनियन बी को मतलब कंबाइन फॉर्म में लिख देंगे। मैम एक एग्जांपल मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। अरे ए सेट में मान लीजिए आपके पास 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है, और बी सेट में आपके पास क्या है? 3 और 4। अगर इंटरसेक्शन यूनियन बनाना है, यूनियन ए यूनियन बी, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये सेट कौन सा हो गया आपका? ए यूनियन बी। समझ में आया? फिगर आपके पास ये शो हो गई। बेटा आपको ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है इसके सारे के सारे एलिमेंट हमने कंबाइन करके लिख दिए। मान लीजिए लेट सपोज यहाँ इन दोनों सेट में एक नंबर ऐसे आ जाए जो दोनों में है, तो वो ध्यान रखना उसको हम सिर्फ एक बार काउंट करके लिखेंगे, पर लिखेंगे उसको कंबाइन करके।
ठीक है, अब बात करते हैं अपने प्यारे से नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरसेक्शन। इधर भी तो देख लीजिए ना। अब बेटा देखो, इसके लिए हम पेन चेंज करते हैं। इंटरसेक्शन मैंने बताया उसका मतलब क्या होता है, कॉमन, मतलब जो दोनों सेट में आएगा वो डिजिट, उसको हम प्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से। ठीक है, द इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंगिंग टू द बोथ ए एंड बी। ऐसा मतलब दो सेट, दोनों सेट में ऐसा नंबर जो दोनों को बिलोंग कर रहा हो, वही क्या होगा, इंटरसेक्शन टर्म कहलाएगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, मतलब मान लीजिए ए है, उसमें क्या है 1 2, ठीक है, और बी में क्या है एलिमेंट 2 और 3। तो बेटा एक बात बताओ, इन दोनों टर्म में अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है मैम, आप भी कैसे सवाल पूछ रही हैं, इतना बताने के बाद भी हम कंफ्यूज होंगे क्या? तो आप कहेंगे मैम 2 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब बताओ यहाँ पे क्या था, 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे 2 और 3, तो यहाँ इसके बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा? 2। तो ये किसको प्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को। आई होप ये टॉपिक इजीली आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में चला गया होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़े, ठीक है, ओके, इसे प्लीज नोट कर लीजिएगा, और एज इट इज नोट करना है बेटा, फिगर से आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टर्म, पहले इसको रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे क्या है, आपके पास एक ब्लैंक स्लाइड है, मैंने ही छोड़ा है आपके लिए, कुछ टर्म्स मुझे बताने हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बताने हैं। बेटा देखो, मैंने अभी क्या बताया, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर दो सेट है, ए एंड बी, ठीक है, और मैंने कहा कि मान लीजिए ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे यस मैम। तो बी में अगर मैंने प्रेजेंट कर दिया 2 3 4, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे करा 6 7 और 8, तो पहले तो आप मुझे बताइए कि इसका इंटरसेक्शन कितना होगा, फिर दूसरा आप मुझे बताइए कि इसमें ए यूनियन बी कितना होगा। अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मुझसे अगर पहले हो जाता है तो। ठीक है, अब चलो आइए सॉल्यूशन करते हैं। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या था मैम? सिंपल सी बात है, इसमें तो हमें सिर्फ कॉमन देखना है। ठीक है, इसमें यूनियन है तो इसमें क्या देखोगे? टुगेदर, या फिर इसको क्या देखेंगे? कंबाइन। ठीक है मैम, कंबाइन देखेंगे। तो बेटा पहले इंटरसेक्शन में कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही हैं, तो कहोगे मैम 2, तो मैम इसमें प्रेजेंट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है बेटा, 3 आ जाएगा, और कोई सा एलिमेंट है जो प्रेजेंट हो रहा है, तो आप कहोगे नो मैम, सिर्फ यही आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन। फिर दूसरा आपके पास सेकंड वाला क्या है? ए यूनियन बी है, तो वो कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाता है? कंबाइन कर दो या फिर टुगेदर कर दो, साथ में लिखना है। तो ध्यान रखना, रूल पहले हमने, इससे पहले इसको पढ़ने से पहले एक रूल पढ़ रखा है, जो 2 बार है उसको 1 बार लिखना है। तो यहाँ पर देखो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? और यही आपके क्या है, आपके लिए फाइनल आंसर्स। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर है ये। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। अब तो इंटरसेक्शन और यूनियन समझ में आ गया होगा। यस मैम, अब भी नहीं आएगा क्या? चलो नेक्स्ट टर्म है डिसजॉइंट सेट। क्या होता है डिसजॉइंट? एक बात ध्यान में रखो, नो कॉमन एलिमेंट। नो कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 2 सेट हैं और दोनों सेट में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कॉमन हो, कोई भी टर्म ऐसे नहीं है, तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट में। समझ में आ गया? सिर्फ इसमें इतना ही समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है मैम? मान लीजिए मैम 2 सेट हैं आपके पास, मैंने मान लिया बेटा 2 सेट है, आप कह रहे हैं मुझसे मैम जो ए में है ना वो बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लिया। अगर बी माइनस ए पूछा जाए तो मैम जो बी में होगा वो ए में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इधर ही फोकस रखना है, कहीं और नहीं जाना। देखो ध्यान से देखो, डिफरेंस ऑफ द सेट ए माइनस बी मतलब रिमूव ऑल बी एलिमेंट्स फ्रॉम ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो? रिमूव। ठीक है, बी माइनस ए का मतलब रिमूव ऑल ए एलिमेंट्स फ्रॉम बी, मतलब बी के
बी माइनस ए का मतलब ए के सारे एलिमेंट को क्या कर दो आप, रिमूव कर दो बी में से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, देखो ए सेट में है 1 3 4 6 7 9 11, ठीक है। ए माइनस बी निकालना है, पहले तो बी सेट देखना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा ना। 2 4 6 8 10 12 14, दो सेट हैं, ठीक है, दोनों सेट है। ए माइनस बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए माइनस बी, ए में क्या करना था, रिमूव करना था बी एलिमेंट्स को, ठीक है। तो बी के एलिमेंट्स रिमूव कर दो, 2 रिमूव हो गया, ठीक है। 4 6 8 10 12 रिमूव हो गया, कितने बचे, 1 3 7 9 11, ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट बी माइनस ए में क्या करना था, आप कहेंगे मैम ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर दो, ठीक है। तो कितना बचा इधर, इधर देखो 2 8 10 12 14, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ए माइनस बी का मतलब, ए माइनस बी का मतलब इसको रिमूव करना है, बी माइनस ए का मतलब इसको रिमूव करना है, समझ में आ गया। इसको रिमूव करने का मतलब है इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स को रिमूव करना है, क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन को इजी कराने में ये हमारी हेल्प करती है। शॉर्टकट रूट्स जो होते हैं हमारे, वो इन्हीं से फॉलो होंगे। देखो ध्यान रखना है, अब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, अब ये लॉज हो गए। देखो अगर ए यूनियन बी हो जाए, क्या वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के, हाँ इक्वल होगा, पर कौन सी प्रॉपर्टी, एग्जाम में साइड में लिख के आएंगे कॉम्पिटिटिव लॉ के हिसाब से, ठीक है। ओके, सेकंड क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी, अगर ए यूनियन बी का होल यूनियन सी के साथ देखें तो इधर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव में पहले ए को बाहर रखेंगे, यूनियन बी यूनियन सी, कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन, यूनियन में कोई पूछ ले आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है तो कहना फाई होता है, जो किसका सिंबल है, डिनोटेड बाय नल सेट को प्रेजेंट करता है। तो बेटा ए यूनियन फाई कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए कितना होता है, तो ध्यान रखना ए यूनियन ए कितना होता है, ए होता है, कि ठीक है, कौन सा लो है, इंडोटेंट लो है, ठीक है। फिफ्थ लो क्या है बेटा, कि यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए सेट का यूनियन करेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आएगा, उसको ग्रैब कर लेगा वो, तो लो ऑफ, ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, वो सिर्फ किसके लिए है, इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन में वही सेम करना है, बस सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें भी कॉम्पिटिटिव लॉ पढ़ोगे, इंटरसेक्शन करोगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में भी क्या होगा, सिर्फ सिंबल्स चेंज हो रहे हैं बेटा। यहाँ बस आपको थर्ड प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना है, थर्ड प्रॉपर्टी में भी यूनियन के लिए क्या था, फाई था, तो बेटा ध्यान रखना फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ होता है तो फाई होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और यूनियन का इंटरसेक्शन ए के साथ होगा तो वो ए होता है, अगर ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमेशा ए ही होता है, यहाँ ध्यान रखो, ए इंटरसेक्शन और अंदर क्या है, बी यूनियन सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए को पहले बी के साथ देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सिंबल लगा हुआ है, यूनियन, तो बीच में यूनियन आ जाएगा। फिर ए सी को देखेंगे, ए को सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो कौन सा लो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, क्लियर हो गया, ये समझ आ गई प्रॉपर्टीज, कॉपी के फॉरहेड पर नोट हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एंड द बेस्ट टॉपिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या प्रेजेंट करता है बेटा, मान लीजिए आपके पास, मान क्या लीजिए मैम, मान लेते हैं of the elements from the universal set that are the not already including in the given set। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है मैम, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, और आपके पास एक सेट है ए, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए सेट है आपके पास, तो आपने कहा कि मैम मेरे पास 5 6 7 है, ठीक है। अब आप फाइंड करके बताइए कि ए कॉम्प्लीमेंट, बेटा कॉम्प्लीमेंट को मैं बता दूं, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं ए डैश, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ए के ऊपर छोटा सा सी लगा देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
अब बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। अगर ए सेट को हम देखें तो ये टर्म्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ए एग्जिस्ट हो गया बिल्कुल यू में, पर ऐसी कौन सी टर्म है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो आप कहेंगे मैम ए में प्रेजेंट जो नहीं है टर्म वो हो जाएंगी 1 2 3 4। तो बेटा बस यही क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये टर्म, क्लियर है। अब देखो कुछ हमारे पास डायग्राम है, ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। क्या मैंने बताया था कि वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है वो होती है आपके पास यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करने वाली। तो देखो कितना हो जाएगा, ए किसके अंदर आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के अंदर, और ये पूरा सेट किसको प्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। जो बचा हुआ है, जो बच जाता है वो ही कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर देखना कॉम्प्लीमेंट लो है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वो ध्यान रखो। ए अगर एक सेट है उसका यूनियन कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना यूनिवर्सल सेट होगा। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर स्टडीज में भी जब जाओगे तो ये लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बीटेक वगैरह बीएससी जब करोगे, जो भी कोर्स करोगे आप, वो डी मॉर्गन्स लॉ वहां पे भी रिफ्लेक्ट होता है, तो ध्यान से पढ़ना। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, होल कॉम्प्लीमेंट, तो ध्यान रखना ए कॉम्प्लीमेंट और जो अंदर साइन होगा उसका रिवर्स हो जाता है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन, तो बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखो साइड में रूल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थर्ड क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए के। अब एक बात बताओ, यहीं पर देखो अगर मैं इसका डबल से कॉम्प्लीमेंट कर दूं ना, ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट, तो फिर एग्जिस्टेंस दिखाएगा, हाँ जी दिखाएगा, तो फिर ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे 5 6 7, तो वही कौन सा सेट आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड द यूनिवर्सल सेट किसके प्रेजेंट करेंगे, 5 से प्रेजेंट करते हैं, 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इक्वल होगा किसके, यूनिवर्सल सेट के, एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो किसके इक्वल होता है 5 के। आई होप ये पूरी स्लाइड आपके दिमाग में बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टर्म क्या है, एग्जाम्पल है बेटा, जल्दी से करते हैं इस अच्छे से एग्जाम्पल को, समझ में आए हमारा टॉपिक कॉम्प्लीमेंट। बेटा देखो कितना ए सेट है हमारे पास, ए सेट क्या है 1 3 5 7 9, एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। बताइए एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। क्या ये यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो आप कहोगे यस मैम, 1 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट बच गए, तो आप कहोगे मैम 2 4 6 8 10, तो ये क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बेटा आप एक बात बताओ, हमसे तो इसने कॉम्प्लीमेंट ही पूछा था, अगर मैं यहाँ पर आपसे दोबारा से पूछ लूं कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे मैम ए के इक्वल होता, अभी आप ए के इक्वल होता है, आपने अभी बताया था। तो बेटा एक बात बताओ ए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम बड़ा इजी है, 1 3 5 7 9 ही हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है। जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है ना और आप पढ़ लेते हैं पीछे वाले टॉपिक, तो उसी क्वेश्चन में आप उन सब चीजों को देखने की कोशिश किया करो। जैसे हम क्या देख सकते हैं, और इसमें मैम मैं पूछूं ये कौन से सेट को प्रेजेंट कर रहा है, तो कहना कि मैम ये फाइनाइट सेट को प्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट सेट को, ओके। और किसको प्रेजेंट कर रहा है, तो कहना मैम ये रोस्टर फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, रोस्टर फॉर्म को। समझ आया क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन किया करो। आगे बढ़ जाए आप, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक बेटा बस, लेट यू इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक, यस मैम। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, फाइंड क्या करना है, पहले फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट कि ए कॉम्प्लीमेंट बताइए और बी कॉम्प्लीमेंट बताइए, ठीक है। तो बताइए जल्दी, यहीं पे बता देते हैं बेटा। ए कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2 3 है ना, तो 2 3 को हटा के कितना बचेगा 1 4 5 6, ओके। यहीं पर बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम 3 4 5 को हटा दीजिए,
3 4 5 को, तो बचेगा कितना 1 2 और 6, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। बेटा नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा है यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट था हमारा, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, पूछा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताइए। बेटा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो इन दोनों टर्म में बताओ, इन दोनों सेट में क्या कॉमन आ रहा है, 1 4 5 6 1 2 6, तो एक एलिमेंट है 1, क्या आ रहा है कॉमन, तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ओके, फोर्थ पार्ट पूछा है हमसे, ए यूनियन बी एंड हेंस शो दैट ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, साथ में ए यूनियन बी भी बताओ, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए और बी का, ना कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनियन कितना हो जाएगा 2 3 4 5। मैम 3 तो 2 बार आ रहा है, पर हमने रूल्स भी तो पढ़े हैं कि एक बार ही लिखना है। ओके बेटा, नेक्स्ट हेंस शो करना है, ये तो बेटा शो करना है, क्या शो करना है, शो करना है कि जो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल रहता है। तो आप कहेंगे मैम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी कितना है आपके पास, आपने कहा 2 3 4 5 आया, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 3 4 5, कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 5। तो आप कहोगे मैम इसका ए यूनियन बी ना हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1,6 के। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कितना आया था आपके पास, बताओ कितना आया था, वो भी क्या कहोगे मैम, ये भी हमारे पास बेटा यहाँ पर ना 6 भी आएगा, देखो 1 6 1 6, तो 6, तो बेटा इसका क्या है, तो कहोगे मैम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कितना हो जाएगा 1,6। ठीक है, दोनों क्या हुए, दोनों इक्वल हैं, इक्वल सेट को प्रेजेंट करते हैं, इक्वल सेट को नहीं, इक्वल, इक्वल भी होंगे, हाँ मैम इक्वल भी है और इक्वल सेट को भी प्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। आई होप ये बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन में सारी चीजें कवर कर ली हमने, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है आपके पास, नेक्स्ट नाउ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, कुछ परसेंट मान सकती हूँ मैं, कुछ कमियां रही होंगी वो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जो भी कमियां रही हैं वो हम सुधार करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा ब्यूटीफुल सा लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन का, वन शॉट। ओके, बाय बाय।